नमस्कार, मैं हूं मिहिर रंजन। संपादक सम्मेलन में आपका स्वागत है। हर बार की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं और इस बार देश में चल रहे लोकसभा चुनाव पर अलग अलग संपादकों की राय हम आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि देश में जो कुछ भी हो रहा है, वोटिंग पहले चरण की हो चुकी है, उसको लेकर क्या कुछ राय है, आगे क्या होने वाला है। हमारे इस स्पेशल शो की खासियत ये है कि देश के बड़े संपादक जिन्होंने अनगिनत चुनावों को कवर किया है, देखा है, उसे करीब से जाना है, समझा है, जनता की राय और उसकी नब्ज को समझते हैं, वो अपनी राय, अपना विचार आप तक रखेंगे। इस बार इस शो में हम बात करने वाले हैं देश के मुस्लिम मतदाताओं की कि आखिर देश का मुस्लिम मतदाता इस बार किस तरह से वोटिंग करने वाला है। खास तौर पर हम उन सीटों की बात करेंगे जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं और सत्ता में इस वक्त बीजेपी है। नारा है कि 370 के पार जाना है, गठबंधन को 400 के पार ले जाना है। तो क्या इस बार वाकई उन लोगों को मुस्लिमों का भी सपोर्ट मिलेगा जिसके बूते वो अपना ये लक्ष्य, अपना ये टारगेट हासिल कर पाएंगे? देश का मुसलमान इस वक्त क्या सोच रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। पहले चरण के मतदान के बाद अब 6 चरण और बचे हैं। पहले चरण के मतदान में कहीं मतदाता दिल खोलकर वोट करते नजर आए तो कहीं वोट फीसदी पिछले साल की तुलना में सुस्त नजर आई। आज हम अपने इस खास शो संपादक सम्मेलन में जिस अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी धुरी के इर्द गिर्द देश के कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां अपना राजनीतिक भविष्य तलाशती नजर आती है। आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं की, जिनकी संख्या को लेकर देश की कई बड़ी पार्टियां चुनाव में अपना दम भरती हैं। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि देश का मुसलमान मोदी के साथ कितना खड़ा है। कितना खड़ा है मतलब ये कि क्या मुसलमान मोदी के नाम पर वोट कर रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का कितना वोट बीजेपी को मिला है? क्या देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता चुनाव की दशा और दिशा बदल सकते हैं? इस चर्चा में देश के जाने माने संपादकों का पैनल हमारे साथ है। हम इन्हीं से ये जानेंगे देश का मुसलमान मोदी और बीजेपी के बारे में क्या सोचता है। क्या वो अपना वोट मोदी को देगा? अगर नहीं तो उनका वोट किस पार्टी को जाएगा? क्योंकि उनके वोट को पाने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक से बढ़कर एक मेहमान, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बाजू में यहाँ पे हाजी खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उमेश चतुर्वेदी जी हैं, कई जगह पे संपादक रहे, इधर राकेश उपाध्याय जी हैं, और उसके अलावा आप वहाँ पर अजय शुक्ला जी को देख सकते हैं, और साथ में अकुश श्रीवास्तव है जो नवोदय टाइम्स के संपादक हैं, और जो गणित है, जो अंकों का खेल है, उसे समझाने के लिए अभय कुमार हैं जो कि बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं चाहूँगा कि हाजी खान साहब से ही पूछ लूँ कि खान साहब, इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें मुसलमान कितना कुछ आपको लगता है कि बीजेपी के तरफ जाने वाला है? पहले से वो ज़्यादा है या पहले से कम होगा, या आपको लगता है वस्तुस्थिति वैसे ही बनी रहेगी? देखिए मीर जी, 2024 का चुनाव जो हो रहा है वो हिंदुस्तान में एक नई तारीख लिखेगा। मतदाता जो हमारे 100 करोड़ मतदाता हैं वो इस पर वोट देंगे कि हमारे देश को गरीबी से कौन मुक्त करेगा, रोज़गार कौन देगा, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो। सरकार जो बनती है वो सरकार बनाने वाली पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्र के एक एक नागरिक को फ़ायदा होना चाहिए सरकार से। हमारे पिछले 10 सालों में जो भारत में हुआ, हमारे माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2 बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 2 करोड़ का रोज़गार अब तक नहीं दे पाए। और हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में 60 से 70% बेरोज़गारी से गुजर रहे हैं लोग, डिग्रियां लिए हुए हैं। लेकिन मतदाता को 2024 में, चाहे वो मुस्लिम मतदाता हो, हिंदू मतदाता हो, सिख हो, पारसी हो, कि देश का रहने वाला कोई भी नागरिक हो, इस पर वोट करना चाहिए कि हमारे राष्ट्र को सुचारू रूप से देश में कौन चला सकता है और कौन देश में आगे ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि उतने संतुष्ट आप नहीं हैं?
देश में नहीं, देश का कोई भी नागरिक संतुष्ट नहीं। अगर संतुष्ट होता तो 400 पार का ये नारा कर रहे हैं तो किसी को, केजरीवाल को बंद नहीं करते, ठीक है। मुख्यमंत्रियों को जेल नहीं भेजते। जब हम 400 पार कर रहे हैं, हमने कुछ किया है जनता के लिए, तो हमें 400 पार हो जाएगा। लेकिन ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, जैसे बंगाल में ने 200 का नारा दिया था, आई 70 सीटें 78 सीटें थी, यहाँ 70 दिया था नारा, 45 सीटें आई थी। तो ये नारा तो देते हैं, लेकिन इस नारे पर पूरा नहीं उतरते, जिससे कि देश के नागरिक को कुछ फायदा हो। मुझे मेरे पास कुछ लिस्ट है कुछ सीटों की जहाँ पर कि मुस्लिम ज़्यादा तादाद में हैं, जिनकी संख्या आप 40% से ज़्यादा कह लीजिए, चाहे वो अनंतनाग, बारामूला, लक्षद्वीप, मलप्पुरम, किशनगंज, धुबरी, जंगीपुर, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, बारपेटा, नौगांव, लद्दाख, संभल, कटिहार, बिजनौर, नगीना, सिकंदरा, जो भी इधर के जहाँ कहीं भी मुस्लिम डोमिनेंस में है, वहाँ पर बीजेपी के लिए जीतना बड़ा मुश्किल है। मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहूँगा। जो जनसंख्या के हिसाब से 20% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी या वोटर वाली सीटें पूरे देश में करीब 92 हैं। ठीक है। और पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में इसमें भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें जीती थी। 41 सीटें जी, 41 सीटें वो खुद जीती थी, उसमें से 4 सीटें तो उसके सहयोगी दलों को भी मिली थी। तो ये कहना कि सिर्फ उसको जीतने में कठिनाई होती है, ये थोड़ा सा ये आंकड़े उसकी गवाही नहीं देते हैं। और 2014 में से आप देखेंगे कि कुछ सीटें कम थी इसकी तुलना में, तो वो ये कहना कि जहाँ मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ जीतने में भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई होती है, कम से कम पिछले 2 चुनावों से ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसके क्या कारण है, इस पर अब चर्चा हो सकती है, इस पर बहस हो सकती है। तो लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, जैसा अभी हाजी साहब कह रहे थे, मुस्लिम वोटर टैक्टिकल वोटिंग करता रहा है बीजेपी को लेकर, बिल्कुल। लेकिन इस बार जो अभी तक के मामले सामने आए हैं तो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि भोपाल में एक मस्जिद में मोदी के नारे लगे, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें, जी बिल्कुल। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की ना, जैसे कि हिंदू समाज में है ना कि ओबीसी, दलित, उस तरह से वहाँ पसमानदा समाज के लिए अलग से जो सम्मेलन किए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बार, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे कि कितना बदलाव हुआ है और कितना असर पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने पहुँचने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि इसका एक असर इस बार दिखेगा। अच्छा जी, राकेश जी ये कह रहे हैं कि मतलब ये वाली बात नहीं है कि जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंस है वहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं हो, मतलब ये 100% नहीं है, 20%, 30% वाली जगहों पे उसकी कामयाबी भी है। अब मैं आपको 2 चुनाव पीछे ले जाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें पूरा का पूरा जो वेस्टर्न यूपी वाला बेल्ट है, हर जगह बीजेपी जीती, सारी सीटों पर। लेकिन 2019 जैसे ही आया तो इधर की जितनी सीट थी, मुरादाबाद ले लीजिए, रामपुर ले लीजिए, संभल, अमरोहा, नगीना, बिजनौर, ये सारी सीटें पार्टी हार गई। और ये सारी सीटें वो हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है। आप मान के चलिए कि 35% से ज़्यादा वोटर वहां पर है। ऐसा क्यों हो गया? देखिए, लोकसभा का जो मतदाता का रुझान रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, विधानसभा में अलग रहता है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी का गठबंधन, महागठबंधन जो चुनाव लड़ रहा था, तो जाहिर तौर पर एक विकल्प दिखा था लोगों को कि ये बीजेपी प्रत्याशियों को हरा सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी को हराने का सवाल बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि मोदी के नेतृत्व को लगभग बड़ी तादाद में पसमानदा समाज ने स्वीकार किया है, क्योंकि जिस तरह से बिना भेदभाव के लोगों को सहूलियत मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं और उनकी निजी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, अच्छे मकान बन रहे हैं, शौचालय बन रहा है। और मुस्लिम महिलाओं में जो 3 तलाक का जो मुद्दा था वो एक साइलेंट पैटर्न है, ये समझ नहीं पाते हमारे खास मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम में एक साइलेंट वोटर है जो मोदी के लिए वोट करने वाला है। बिल्कुल, अब मोदी को वोट कर रहा है। रामपुर सीट पर जब अभी लास्ट बाई इलेक्शंस हुए थे जिसमें हमने रिजल्ट देख लिया था, तो साफ साफ वो क्या लगता है आपको कि क्या केवल हिंदू मतदाताओं के वोट से बीजेपी जीत रही है? बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं और पसमानदा समाज ये भाजपा को वोट करने लगा है। ये मैं लगातार अपने रिपोर्टर्स को सुनता हूं और उनकी ख़ास तौर पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे जो उनकी बातचीत हो उसको बहुत गहराई से देखता हूं,
तो कश्मीर से लेकर के बंगाल तक मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मुस्लिम महिलाओं में एक बेचैनी है कि किसी भी तरह से ये सरकार रहनी चाहिए, क्योंकि ये है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। ये कोई पुरुषों का खेल नहीं है केवल राजनीति। अब महिलाएं समझ गई अपने अधिकार, और वो मुस्लिम माता पिता भी समझ गए हैं जिनकी बेटियां जहालत की ज़िंदगी जी रही हैं, परेशानी झेल रही हैं 3 तलाक जैसे इश्यूज से। आज ये पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर जो बदलाव हो रहा है, ये नौजवान तबका, मुस्लिम तबका, विशेष रूप से युवतियां, महिलाएं देख रहे हैं, और उनको विश्वास हो चला है कि ये जो राजनीतिक नेतृत्व, मैं किसी पार्टी के भरोसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों ने कश्मीर से लेकर के और बंगाल तक मुसलमानों की ज़िंदगी में आमूलचूल बदलाव पैदा किया है। और जो चाहते हैं लोग कि जो विभाजनकारी मनोवृत्ति है वैसा ही चले, तो वो अब नहीं चलने वाला इस देश के अंदर। अजय शुक्ला जी, आपने सुना, उमेश जी को भी सुना और राकेश जी को भी सुना। आपको लगता है कि वाकई क्या ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दिनों में सरकार ने जो कुछ भी कामकाज किया बेहतरी के लिए, उसलिए मुस्लिम महिलाएं अंदर से बहुत खुश हैं, और एक साइलेंट वोटर है मुस्लिमों में जो कि इस बार बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट करने वाला है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा अपना मानना है कि मुस्लिम मतदाता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से दूरी बना के रखना चाहता है, और वो जितना भारतीय जनता पार्टी के करीब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में था, उससे बहुत कम है। अटल जी के समय में ज़्यादा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, आज वह मुसलमान पूरी तरह से दूरी बनाता दिखता है। रही बात महिलाओं की, कही जाती है, महिलाओं के उसका असर 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में पड़ा था, लेकिन उसके बाद में उन्हें समझ में आया कि ये छलावा मात्र है और इससे कोई लाभ हुआ नहीं है वास्तव में। यदि आप जाएंगे महिलाओं के बीच में तो इस बात को समझ में आएगा। यह प्रचार सिर्फ जो मुस्लिम मंच है आरएसएस का, वो करता है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, और इसी के कारण आप देखिए जो पीछे पकड़े गए थे, जो अमरनाथ में आतंकी हमला करने जा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए मुसलमान थे। वो कन्हैया लाल की हत्या करने वाला वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़ा हुआ था। इसी तरीके से तो इस तरह के लोग जो ये तैयार किए गए, इससे मुस्लिम कम्युनिटी ने यह समझ लिया कि हमें बदनाम करने दुष्प्रचार मत करिए, इस तरह से मुस्लिम्स को बिना किसी प्रमाण के दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। या तो मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। नहीं, दुष्प्रचार करने के लिए थोड़े मंच है। आप संगठन का नाम लेके कह रहे हैं अमरनाथ यात्रा में भाजपा के लोग गए थे हमला करने, पर मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, कन्हैया का जो है सर उतार दिया, गलत साबित करें ना, आप गलत साबित करें ना। मैं तो अभी दिखा देता हूँ, कोई किसी के साथ, मैं तो दिखा देता हूँ। गलत बात मत बोलिए। गलत बात नहीं, गलत बात आपने कह दी इसलिए मैंने आपका प्रतिवाद किया है। एजेंडे पे काम मत कीजिए। एजेंडा नहीं है ये, एजेंडा आपने फैला दिया, आपने रख दिया एजेंडा। तरीके से आप क्या कहना चाहते हैं कि जो भाजपा से जुड़ा हुआ मुसलमान है वो आतंकवादी है? उन लोगों की यही बोलना चाहते हैं कर सकते हैं आप असल में आप भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के एजेंट के तौर पे बोल रहे हैं। आप सीपीएम के एजेंट हैं या कांग्रेस के एजेंट हैं? इस तरह से बात होगी। यदि आप किसके एजेंट हैं? आप निष्पक्ष, आप किसके अजय जी झूठ बोल रहे हैं, आप सीधे सीधे बैठ के टेलीविजन चैनल पर अजय जी तो आप झूठ आप बोल रहे हैं। क्या कैसे झूठ आपने कैसे इल्जाम लगा दिया अमरनाथ यात्रा में, अमरनाथ यात्रा पर अटैक करने वाले? मुझे इसका जवाब दीजिए, आप ऑफिशियली जवाब दीजिए। कौन सी एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की है? बिल्कुल, कौन सी एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की है? आप अभी कन्हैया कुमार के जो हत्यारे थे वो जो है दिनेश कुमार से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े थे, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? मैं अभी दिखा देता हूँ। हाँ, वो वेबसाइट भी आपकी बनाई होगी मेरे पास। हाँ, पोर्टल आप ही ने क्रिएट किया होगा। मेरी बनाई हो गई। बिल्कुल अजीब सी स्थिति है। इस तरह से फर्जीफिकेशन वाली बात मत किया करिए। जो देश में किसी को एक्सेप्ट न हो, न कोई एफआईआर है, न किसी प्रकार का कोई प्रमाण है, न किसी प्रकार कोई दस्तावेज है, न किसी जांच एजेंसी में इस तरह की बात आई है। गूगल आप इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मत बोलिए, एजेंट आप हैं। आप नरेंद्र मोदी के स्पोक पर्सन। अजय जी स्पोक्स पर्सन है, आप ये बताइए प्रमाण क्या है? यदि पत्रकार की हैसियत से बोल रहे हैं, बिना प्रमाण की कैसे बात करेंगे आप? बोल रहे हैं
तो सच को सुनिए। सच कैसे है? सच को सुनना बिल्कुल सीखिए, सर से लेके गलत पैर मत तक झूठ बताइए। बोल रहे हो। सच को सुनना सीखिए। नहीं सुनेंगे। तो झूठ तो आप झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। और इसीलिए कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। पे बोले किसी संपादक को यह शोभा नहीं देता है कि वो मैंने किसी 2 केस दूसरे जो की इन्होंने बात बताए को उन 2 काटे। केस पर्टिकुलर उस बाद पर में बात वो की बोले है। अजय जी सुनिए, अजय जी नहीं गिन रहा हूं मैं। अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी सुनिए, सुनिए अजय शुक्ला जी। हाँ 50 केस जो है आप गिनाते जाइए हर अरे केस मेरे में। मेहमानों सुन 2 लीजिए एक केस मिनट जो मेरी आपने बात गिनाए सुनिए। हैं, दोनों केस में गलत अरे प्रमाण हुजूर दिया है। मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट, सुनिए अजय जी राकेश जी हाजिक साहब एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप डिबेट करिए, सब कुछ करिए, एक दूसरे से बातों से लड़िए, लेकिन ये एजेंट या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करिए। आप सब मेरे लिए बड़े सम्मानित हमारे मेहमान हैं। इन्होंने ही हमारे बीच में आके बोला, हमने नहीं, तो प्रमाणित इनके पे बात कुछ नहीं गलत बोला। करेंगे तो हम तो बोलेंगे। एक संपादक के तौर पे, संपादक के तौर बोल रहे, एक किसी अखबार ने नहीं संपादक के छापा तौर है, पे यह किसी गरिमा नेशनल रहनी न्यूज चैनल पे चाहिए खबर नहीं कि चली है। अपनी बारी आप पे पता नहीं बोले कहां से ना। खबर ले आए। एक संपादक को अपनी बारी पर बोलना चाहिए, एजेंट की तरह नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए ना। तो आप अपनी बारी पे बोले, हम अपनी बारी पे बोलेंगे। आप मुझे काटिएगा अपनी बारी पे, लेकिन अभी किसी दूसरे की बारी पे गलत बात तो मत बोलिए। फोटो के ऊपर तो प्लीज जेल में पड़े हुए हैं अभी जामिया के बच्चे, ये डेकोरम मेंटेन पड़े हुए हैं। नहीं वो क्या मतलब आतंकवादी सब के बेगुनाह के साथ चलिए चलिए सब चलिए इस देश में बेगुनाह है। अजय जी आपके पास हम आएंगे। ये बहस गिरल्ड हो रही मैं है। सुनिए मैं अकू जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। अकू जी, ये मोदी 2.0 वाली जो सरकार थी जब दूसरी बार बनी तो 2-3 बड़े काम हुए। आपको कश्मीर वाला 370, फिर उसके बाद से राम मंदिर बन गया, अब यूसीसी की बात हो रही है। इन तीनों चीज जो बड़े फैसले जो एक तरह से बीजेपी का समझ लीजिए कि एजेंडा था, सपना था, उसको साकार करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अब चुनाव उसके बाद हो रहा है। इन तीनों चीज़ों का कितना असर पड़ेगा मुस्लिम मतदाताओं पर? क्या वो बीजेपी के साथ, मोदी सरकार के साथ जाएगी, मानेगी कि मेरी हितैषी है, हमें उनके साथ जाना चाहिए, या उनके मन में कुछ और द्वंद्व चल रहा होगा, ये फैसले हमारे अगेंस्ट है? जी पहले तो धन्यवाद। लेकिन ये अगर 370 हुआ है तो अगर दिमाग में ये था कि हम हिंदू खुश करेंगे, मुसलमान को खुश करेंगे, तो इस तरीके से नहीं होती हैं चीज़ें। ये हम सब जो लोग बात करते हैं और एक तरफा जो बात करते हैं, एक तरफा फतवे जारी कर देते हैं, वो नहीं होता है। राजनीति में और सैद्धांतिक में और सिद्धांत में और देश की हित में जो काम होते हैं उसमें ये परसेप्शनली तो ठीक होता है कि किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या किसको लगेगा कि देश हित में काम कर रही है, एक तरफा काम नहीं हो रहा है। तो 370 और 35A को आप उससे नहीं जोड़ सकते। 370 जो था वो ठीक है कि उसको लोगों को एक ये ध्वनि जाती है कि हाँ एक बराबरी की हिस्सेदारी हो रही है, तो इसलिए ठीक है। 35A में भी है। अब आप कहेंगे 35A के बाद जहाँ होने के बाद में कितने लोगों ने ज़मीन खरीदी, कितने लोगों ने क्या किया, तो ये फिर व्यापारिक मामला हो जाता है और उसको उस तरीके से आप नहीं जोड़ घटा सकते हैं। मुसलमानों पर क्या असर होगा, ये भी एक परसेप्शन का खेल है। ये बताया जाएगा कि ये तो बिल्कुल मुस्लिम विरोधी काम हुआ है, 370 हटा दिया था। आप बताइए, आपको एक स्टेट थी जहां आपका अलग एक रुतबा था, अलग चीज़ें थी, अलग एक अनुच्छेद लागू करके देश के संविधान में फिर वो काम किया गया था, वो भी हटा दिया। तो ये परसेप्शन की खेल है। जब राजनीति में कोई चीज़ होती है या सरकार के तौर पे की जाती है तो वो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं की जाती। कोई नीति भी जब बनती है तो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं होती है। अब ये कहना कि साहब राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो उसमें हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है, तो मुसलमान को मिल रहा है तो नागरिक होने के नाते मिल रहा है, ये कोई एहसान नहीं हो रहा है। हिंदू को मिल रहा है तो ठीक है, सब जो आपने सोच समझ के दिया है तो वो भी कोई एहसान नहीं हो रहा, वो नीति के नाते इस तरीके से उसका बंटवारा नहीं कर सकते। लेकिन उसका परसेप्शनली लाभ लाभार्थी के तौर पर तय है, वो भारतीय जनता पार्टी पाने की कोशिश करती है, करेगी भी। और क्योंकि उसको एक लगता है कि उसने एक बड़ा काम किया है, और भी नीतियाँ या जितनी भी चीज़ें बनाई जाएंगी वो परसेप्शन के आधार पर होंगी। और बाकी परसेप्शन बनाने में हमारे नेतागण और जो उनके कारिंदे हैं वो करते हैं, अपना अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं ऐसे मुसलमान तो सब खतरे में है, देश पूरा खतरे में है। लेकिन क्या सचमुच ये बताया जाए इतिहास के हिसाब से कि अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाएगा
तो कहाँ खतरा है और कहाँ खतरा नहीं है। हाँ, ये खतरा जरूर माना जा सकता है, या ये कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आरोप लगाया जा सकता है कि उसने मुस्लिम नुमाइंदे नहीं दिए हैं। दो दिए हैं, दो, एक केरल में एक तमिलनाडु में, तो एक सांकेतिक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, ये कहा जा सकता है। लेकिन फिर आप ये भी तो कहते हैं ना कि जिताऊ चाहिए, तो वो उनका भरोसा जो एक दूसरे का है, एक दूसरे के प्रति है, वो उतना नहीं है कि वो उसको टिकट दे पाए, जो अभी एक बातचीत में लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाला। तो अगर वो देना होता है तो अपने तरीके से देते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। तो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात पे आरोप तो माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन बाकी नीतिगत चीज़ें जो हो जाती हैं, मुझे तो ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप सोचते हैं उसका लाभ मिलेगा, उतना नहीं मिलता है। अगर आज आप राम मंदिर को सोचें तो राम मंदिर का जो उफान इस समय तक उन लोगों ने 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने सोचा समझा होगा, वो अभी नहीं दिख रहा है। अब आगे हो जाए 6 चरणों में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले चरण में वो उफान नहीं दिखा। पहले चरण में तो चीज़ थी, वो ये ज़रूर था कि एक अपने पसंद के, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, उसको वोट देने की बात की गई थी। तो आप उफान होना 370 इस समय कोई नहीं पूरे देश के राजनीति में कोई चर्चा कर रहा है, क्या कोई विपक्षी दल कर रहा है? 35 के बारे में कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर कोशिश करते हैं। तो जी अक्कू जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। उमेश जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अक्कू जी कह रहे हैं कि बीजेपी में जो नुमाइंदगी है मुसलमानों की वो कम है। इस बार भी टिकट में 2 जगहों का ही जिक्र किया कि अब तक जितने टिकट बांटे गए हैं उसमें क्या वाकई ऐसा है कि विनेबिलिटी फैक्टर नहीं देखते हुए हट जा रहे हैं, या इतनी संख्या में वाकई कम क्यों है? देखिए, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, पूरा जो राजनीतिक तंत्र इस समय विकसित हो रहा है और जिस तरह से काम कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जीतने वाला कैंडिडेट आना चाहिए। एक चीज़ हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति पहले सेवा का धर्म होती थी, अब राजनीति मानती है कि वो सत्ता पहले पाले और सत्ता के जरिए वो सेवा करेगी, और सत्ता पाने के लिए उसको विनिंग कैंडिडेट चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसका फला कैंडिडेट, जिसकी बात अक्कू जी या जिसका सवाल आपने किया है, वो नहीं जीत सकता है, तो शायद इसलिए वो अपना टिकट नहीं देती है। और रही बात, कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आज की पूरी लड़ाई परसेप्शन आधारित है। और जैसे आप याद कीजिए कि जब 2014 का आम चुनाव हो रहा था, तो उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक परसेप्शन तो था और फैलाया भी गया जानबूझ करके उनके विरोधियों द्वारा कि वो आएंगे तो मुस्लिम समुदाय पर सबसे बड़ा खतरा होगा। और फिर बाद में जब CAA लागू किया गया या उसको कानूनी दर्जा मिल रहा था, तो उस समय भी ये लगा कि भैया अब देश से बाहर कर दिया जाएगा। तो उसके खिलाफ जनता का एक वर्ग तो होता है, इसके झांसे में आ जाता है, और उसके खिलाफ एक वर्ग होता है जो उस खड़ा हो जाता है। तो जो झांसे में आता है तो कहीं ना कहीं उसका विरोधी बनता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज स्थिति है कि कह रही है, जो राकेश जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा था कि जैसे मुस्लिम समुदाय में भी मिला है सब, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना जो है, या बाकी लाभार्थी जो भी है, या एक चीज़ और है, आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर जितने छात्रवृत्तियां बांटी गई हैं और रिकॉर्ड बांटी गई हैं, पैसे भी बहुत खर्च हुए हैं। तो ये सवाल इसलिए ठीक है कि वो खैरात नहीं है, भारत के नागरिक नाते दिया गया है, लेकिन ये जवाब इसलिए आता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके खिलाफ एक परसेप्शन बनाया गया कि वो मुसलमान विरोधी है, और उसी के शासन में सबसे ज़्यादा इस तरह से दिया गया। एक परसेप्शन ये भी बनाया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिम जो वोटर हैं या जो मुस्लिम नागरिक हैं उनको उनके साथ पार्शियलिटी होगी, उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जवाब आते हैं कि एक परसेप्शन बनाया गया है, जिस परसेप्शन में ये पूरी आज की राजनीतिक लड़ाई परसेप्शन की हो गई है। तो उस परसेप्शन में कोई परसेप्शन बनाता है, कोई उस बनाए हुए परसेप्शन का जवाब देता है। तो अभय जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं हाजी खान साहब के पास जाना चाहूंगा। क्या ये वाकई परसेप्शन ही है कि मोदी या बीजेपी की जो नीतियां हैं वो मुसलमानों के हित के लिए नहीं है, या फिर इसमें आपको लगता है कि आपका कौम इसमें वाकई बिलीव भी करता है कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं? अब जैसे UCC की ही बात होगी, क्या राय है आपकी? देखिए रंजन जी, बात यह है कि मैंने जो पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री को देखा, तो मुझे प्रधानमंत्री जी RSS, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, बजरंग दल, इनके प्रधानमंत्री लगे। राष्ट्र के ना तो सारी पार्टियों के और ना 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के वो प्रधानमंत्री नजर आए।
मैं ये कहता हूँ कि अगर आप देश के राष्ट्र के लोगों को अगर राष्ट्रीय मानते हो, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एजुकेशन के एतबार से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रंजन जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि आपने 10 सालों में क्या मुसलमानों के क्षेत्र में काम एजुकेशन पे देखा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, रोटी फ्री, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जिनके बारे में अभी हमारे भाई चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि 92 सीटें ऐसी हैं, उन 92 सीटों के एरियो में क्या योगदान माननीय प्रधानमंत्री का रहा, क्या होम मिनिस्टर का रहा, क्या चीफ मिनिस्टर का रहा, ये आपको देखना होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में सरकार जो कुछ भी कह रही है वो फार्स है। एज सच मुसलमानों के हित के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई और चीज हो। रामपुर में यूनिवर्सिटी थी, उसे बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी मुलायम सिंह मैं चाहूंगा राकेश जी जवाब दें। ये आपके सामने। राकेश जी आप तो पढ़ाते भी हैं, फाउंडेशन में जो फंड आता था वो रोक दिया गया, जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो रोक दी गई, हमारे सामने। राकेश जी तो पढ़ाते, राकेश जी बताइए क्या स्थिति बेहतर हुई मुस्लिम छात्रों की? मुसलमान हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, अभी आया है, 1 हफ्ते हुआ, और मैं समझता हूं आजादी के बाद के इतिहास में जितने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी में इस बार हुआ है, उमेश जी 51 लोग, 51 मुसलमान आईएएस बन गए, और आप कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है। उसमें आपका क्या योगदान है? भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी का ये अरे तो भेदभाव तो नहीं है, इतना तो स्पष्ट हुआ। अरे मानिए पहले हाजी साहब अगर भेदभाव होता, इस पर जामिया की मैं इसमें बोलना चाहूंगा, हाजी साहब उसका योगदान, हाजी साहब सुन लीजिए, और साउथ वालों का योगदान है, हाजी पार्टी का हाजी योगदान साहब तो मुसलमान का चेहरा देख करके उसको बाहर तो नहीं किया जा रहा है ना। ऐसा कर देंगे आप जो क्वालिफाई कर रहा है, जो नंबर ला रहा है। सहला, और दूसरा सुनिए, सहला राशिद है जेएनयू की इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन की लीडर थी। आज उसका स्टेटमेंट आप सुनिए, कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है मुस्लिम महिलाओं के जीवन में। आप जो है इमराना का बयान सुनिए मुरादाबाद में। राकेश जी आप एक जो चीज है और जोड़ सकते हैं, आप राकेश जी। हजारों महिलाएं हैं, नाज़नीन अंसारी हमारी बनारस में है, 20 करोड़ हजारों हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, महिलाएं हैं, सर, हजारों 20 मुस्लिम करोड़ महिलाएं हिंदुस्तानियों हैं में जिनकी एक दो को जिंदगी गिनाकर आप देश को में कह रहे हो। जिनकी जिंदगी में हमारे मौलानाओं ने साहब, उनकी जिंदगी दोजख में अरे डाल धारा दी थी, 370 और की प्रधानमंत्री मोदी एक की को खरीदेगी, आप नीति प्रॉपर्टी के खरीद सकते हैं, और उसमें क्या चेंज कर दिया धारा 370 में? धारा आप बताइए। 370 और ने कितने क्या लोगों ने बदलाव प्रॉपर्टी लाया खरीद है? ली? हाजी अरे साहब, अमीर के अंदर हाजी बताइए, साहब, ये उद्योगपतियों के लिए आपने नहीं, रास्ता नहीं, खोला। नहीं, आप नहीं, ये ऐसी बात बताइए नहीं हमारे है। राष्ट्र के, अरे हिंदुस्तान नहीं। के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के कितने लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है? क्यों प्रॉपर्टी खरीदना कोई जरूरी है क्या? अरे आपने नहीं नहीं, ये कह मेरी रहे बात थे, सुनिए, वहाँ चाहे प्रॉपर्टी आप खरीदी फिर है। परसेप्शन की लड़ाई कर रहे हैं। सर मैं हाजी साहब एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जी, बोलिए। ये अभी यूपीएससी के इम्तिहान के नतीजों की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगा मैं रंजन जी। आपको मिलेगा। मुसलमानों उमेश जी आपके पास, भेदभाव सुनिए होता है, आएंगे तो उमेश जी आपके पास में आएंगे। नतीजा है ये नहीं होता। यूपीएससी में मुसलमानों की मेहनत का नतीजा है। हाँ, मेहनत पढ़ के का आएगा, नतीजा है। आगे जाएगा। वहाँ मोदी का कोई हाजी रोल साहब, नहीं है। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, नहीं, हाजी ये साहब, मीर साहब, मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मैं बताइए। यूपीएससी में एक बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे जो बहुत टॉप लिस्ट में आए थे, बाद में कश्मीर में इलेक्शन लड़ा, रिजाइन किया, और 2 साल बाद उनको गलती का एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई। और भारत के इतिहास में, यूपीएससी के इतिहास में, जो आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके चुनाव लड़ चुका, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन अफसर को इस भारत की सरकार ने केवल मुस्लिम चेहरा। अरे यार भाई साहब, हाजी साहब, बात पूरी सुनने दीजिए। एजुकेशन पे क्या आप केवल भाषण करना चाहते हैं, आपका एक एग्जांपल नहीं है। 92 मैं बस पूछा, 92 जगह कितने स्कूल खोल दिए बताइए आप? कितने स्कूल खोल दिए? 92 जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, 35%, 30%, 40%, 20%, उनमें कितने मुस्लिम एजुकेशन स्कूल खुले? सारे हाजी मदरसा साहब, शिक्षा राकेश का जी, जो मैं हाजी साहब से कुछ पूछना चाहता change हुआ हूँ। है। राकेश जी, मैं एक हाजी साहब ये बताइए, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन से लेकर सुनिए राकेश जी, सबसे ज्यादा बढ़ा है। राकेश जी, देश का राष्ट्रपति राकेश जी, अपने बलबूते राकेश जवाब जी, सवाल हो जाए तो आप अपने राकेश बलबूते जी, मुसलमान अपने जब राकेश बलबूते जी, जब आप बाहर कर दिए यहाँ जाए इलेक्शन तो आयोग आपको कहते हैं कि आपके साथ मुसलमानों भेदभाव हो का रहा है, किसी ऐसी का बात मत योगदान बोलिए। नहीं है, उसमें सुनिए, किसी पार्टी का योगदान नहीं है। राकेश जी, हाजी साहब, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब चाहिए मुझे। इन्होंने यूपीएससी के नतीजों के बारे में बताया कि यूपीएससी के नतीजों में मुसलमानों की संख्या कैंडिडेट के पास उन्हें 51 है। अब 51 की संख्या अगर मान लीजिए पहले से ज्यादा है, तो इसका मतलब उन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी, उसके बाद अपने मेरिट के दम पे, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं थी, क्वालिफाई करके आए। अब ये अगर मान लीजिए पढ़ाई की बाद वो पहुंचे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो उन्होंने शिक्षा पाई होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्थान रहा होगा। और पिछले
कुछ दिनों की ही नतीजे होंगे, 4 साल 5 साल, भाई 10th 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद आए, तो ये तो बेहतरी हो रही ना आपकी। सर ये हमारी अपनी पर्सनल वो है, तो हम इसके ये कह रहे लिए हैं सरकार ने एजुकेशन के नहीं, हिसाब से देखिए उसमें मैं हाजिक साहब एक चीज बताइए, हाजिक साहब सुनिए, हाजिक साहब सुनिए, नहीं लोगों को फायदा पहुंचाए। हाजिक साहब एक बात कर रहे हैं, आप फैक्ट की बात नहीं कर रहे फैक्ट हैं। बताइए। मेरी बात सुनिए, इसमें हल्ला मत करिएगा। इनके मन में जो है भावना, उसको प्रकट कर रहे हैं। भावना नहीं, हम तो ये कह रहे हैं राकेश जी, देश की उन्नति होगी, अरे भाई जब प्लीज, मुसलमान आप जो है चाहे जो चाहे बोलना चाहता हूं बोलने दीजिए। भारत से बाहर आए, आप चाहते हैं अरे सर दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने आप चेहरे चाहते पे हैं कि मुसलमान जो है हम अरबी खूब अच्छी फारसी तरह में जानते हैं। अरबी फारसी के जरिए ये जो कह आप रहे शिक्षा चेहरे पे दे नकाब रहे रखते हैं। पिछले 70 साल से उसी में उलझे रहे हैं। 1200 मॉडर्न 1200 एजुकेशन बच्चे में नहीं आए आए। एमबीबीएस में, उस अरबी फारसी से 1200 बच्चे एमबीबीएस आए सर पिछली 2 साल में। मैं ये कह आप रहा क्या था। बात कर रहे हो? आए जो हैं तो पढ़ेगा वो आए हैं आएगा, तो सरकार जो ने नहीं पढ़ेगा फैसिलिटेट वो नहीं नहीं किया आएगा। है, आपकी शिक्षाओं को प्रमोट नहीं किया है। सरकार ने क्या योगदान दिया है एक बताइए, झटके बताइए खारिज कहाँ कर दे रहे हैं। क्या स्कॉलरशिप इनको दी? वही प्रधानमंत्री प्रिय है जो दिन रात ये कहता रहे कि इस संसाधनों पर जो है पहला अधिकार मुसलमानों का हम है। जो कह रहे वो सारे कहे लोगों का तो अधिकार इनको प्रिय है, है। सारे मुसलमानों का नहीं, सारे हिंदुस्तान का अधिकार अरे है। सारे जो हिंदू- अगर हिंदू मैं और कह मुसलमान रहा एक साथ हूं- चलेगा तब देश उन्नति मैं कह रहा करेगा। हूं सबका आप साथ, 20 करोड़ सबका लोग एक सेकंड, राकेश जी, एक सेकंड, राकेश जी चुके का नारा राकेश जी, दे करके इस प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर बिना किसी भेदभाव के 400 रुपए का सिलेंडर सरकारी 1200 का बिक रहा है, योजनाओं बहुत का लाभ भुगतान राकेश जी, किया। राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, आम जनता तक पहुंचाया है बगैर अगली बार भेदभाव, 400 पार जाएगा बगैर तेल। भेदभाव भाई साहब, बगैर भेदभाव। राकेश जी, मुसलमान जो है राकेश जी, सुनिए ना। 50% भाजपा को राकेश वोट जी, दे राकेश रहा जी। सर है। हम जो कह रहे हैं 100% खास तौर पर हाजिक साहब। मुस्लिम महिलाएं, काम तो 100% मैं बता रहा हूं, पसमानदा मुसलमान जो है समझ गया है। कोई विरोध नहीं है, मेरे- आप काम करोगे तो मुसलमान मेरे देगा वोट। पत्रकार मित्र यूसुफ अंसारी वो मुझे बता रहे थे पसमानदा मुसलमान इस बार समझ गया है, वो कतई किसी झांसे में नहीं आ रहा, सर, दोस्त। वो चुपचाप हाजिक सारी साहब। वोटिंग बीजेपी के पक्ष में कर रहा है। हाजिक ये साहब कह रहे हैं, सुनिए। अगर उनको कुछ फायदा हुआ है करना अच्छा, चाहिए। अच्छा, हाजिक साहब। हमारे पास क्यों मुस्लिम करेंगे महिलाओं में 30% से ज्यादा वोटिंग का रुझान भाजपा की सर तरफ आप है। हम फिर आप मिलेंगे, नतीजा आएगा, देख हम लीजिए। मिल लेंगे 4 जून के बाद कितना बिल्कुल परसेंट मिल आया हम बता लेंगे। मैं देंगे तो आप। 2014 से मिल ही सुनिए रहा राकेश जी, हूं। राकेश जी आपके पास फिर आएंगे। हाजिक साहब सिर्फ एक बात बताइए, आप अभी कह रहे हैं कि सब सारे हिंदुस्तानी बराबर है, एक जैसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, वो तो ठीक और अच्छी बात है ना, सबके लिए मान बराबर होनी चाहिए। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रहे हैं आप, उसमें विरोध इस पर है कि आप एक पक्ष को नाराज करके, हम ये कह रहे हैं जब सिविल कोड लाना था तो सारे हिंदुस्तान की पार्टियों को, सारे मज़ाहिब के लोगों को बिठा के बात करके फिर लाना चाहिए, देश के माहौल बनाना चाहिए। आप वनतरबा नोटबंदी करके चले गए आप जापान, 54,000 शादियां थी दिल्ली में, लोग नोट लिए फिर रहे थे, कहाँ जाते, क्यों परेशान हुआ? नहीं, लेकिन देश की अभी हाजिक जनता साहब सुनिए, के अभी उत्तराखंड में जब ये लागू हुआ, उत्तराखंड में ओबीसी सुनिए, क्यों है बाहर? नहीं, उत्तराखंड में जब लागू हुआ तो सबकी राय 4% ली लोग क्यों कर गई, दिए हजारों लाखों की तादाद में उन्होंने कहा कि सजेशंस आए और उसके बेसिस पे जो एक सबको समाहित करके जो जस्टिस होना चाहिए उसके आधार पर ये तैयार किया गया, और जो तैयार किया गया है रंजन उसमें जी, जो आपने इलेक्शन यूसीसी का जो चीफ जस्टिस बनाए थे, उन्होंने कहा कि हमारे देश में अनेकता में एकता है, 8 मज़ाहिब के लोग यहाँ रह रहे हैं, पिछले 70 साल से बड़े प्यार और मोहब्बत से उन्होंने तो विरोध कर दिया था, आपने उन्हें हटा के दोबारा कर दिया। ये क्या, वो किसने बनाया था? सबसे योग्य चीफ जस्टिस थे जिन्हें बनाया था मोदी जी ने, मैंने नहीं बनाया था। अरे रंजना देसाई जी ने उन्होंने बनाया है विरोध अभी। कर दिया इसका, मैंने नहीं करा विरोध, इसके मुसलमानों ने नहीं वही किया। रंजना देसाई तो हम उत्तराखंड ये वाले कह में रहे भी हैं थी। कि हमारे देश में मणिपुर हाजिक में साहब, लड़कियां हाजिक नंगी साहब, घूमती मैं हैं, आप सुनो, थोड़ा देश का एक खदेड़ सेकंड दिया, लीजिए, एक सेकंड। खदेड़ दिया देश सुनिए, के हाजिक साहब, होम मिनिस्टर को क्यों खड़ा कर दिया? हाजिक आप साहब, लोगों आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिए मेरी भी सुनना नहीं बात। चाहते। राकेश जी थोड़ा सुनिए, आपके 2-3 सवाल थे, 2-3 जो आपने उठाया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा नहीं किया, जो 51 मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आए हैं, जीत के आए हैं, या जो भी करके आए हैं वहाँ यूपीएससी में, उसमें से जामिया का एक सेंटर है, उसके बड़े लोग हैं। और ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार अगर बंद करना चाहती तो ये बताइए कितनी यूनिवर्सिटी है जो कोचिंग के लिए अलग से संस्थान चला रही है, बता दीजिए आप जरा। क्यों मिलना चाहिए किसी एक को? क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि सारी यूनिवर्सिटी को दीजिए, क्यों सिर्फ जामिया को मिलना चाहिए? तो ये सवाल है कि अगर वो बंद करना चाहती तो बंद कर देती। इसलिए एक परसेप्शन ये आप सही करिए।
दूसरी बात यह है कि जस्टिस रंजना देसाई का आपने नाम लिया, तो कृपया थोड़ा होमवर्क कीजिए। जो उत्तराखंड की यूसीसी की कमेटी बनी थी ना, जो रिपोर्ट दी थी, उसमें जस्टिस रंजना देसाई भी थी और उन्होंने कोई डिसेंट नोट नहीं दिया है। रंजना देसाई की कह रहे हैं, वो दूसरे थे इससे पहले जो 2017 में जो बनाए गए थे। अभी तो आपने उन्हीं का नाम लिया था, चीफ इसलिए जस्टिस मैं कह रहा रंजना, हूं। चीफ जस्टिस उन्हीं का नहीं तो है, फिर वो चीफ अपना जस्टिस नाम ले रहे है। थे। दूसरी बात यह है मैंने नहीं कि लिया नाम था। परसेप्शन से थोड़ा बाहर निकलिए महाराज, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। देश आप को लोग उन्नति हमें के लिए सुनिए, मुसलमानों को राकेश जी। बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। राकेश जी, जब राकेश देश जी, सुपर पावर सुनिए, सुनिए, बनेगा। हाजी साहब, राकेश को हाजी कहाँ साहब, बराबरी का राकेश जी, दर्जा उमेश जी, नहीं उमेश जी, बराबरी उमेश का जी। दर्जा मिला कहाँ दो नहीं है? कैंडिडेट नहीं दे सकते आप। अरे मेरे पाँच सम्मानित कैंडिडेट मेहमान, आज सुन में लीजिए आप हुजूर, दो कैंडिडेट थे। एक मिनट उत्तर सुनिए। प्रदेश में मुसलमान 20% हाजी साहब, हाजी साहब, एक सेकंड। अरे हाजी साहब, आ रहा हूँ। अपने पास अभी बहुत टाइम है डिबेट करने के लिए। मांगिए ना वहाँ जो है। राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, अपने पास अभी और टाइम है, अपन आएंगे। हमारे साथ अभय कुमार है, चुनाव विश्लेषक है, वो बैठे हुए हैं और उनसे मैं बात नहीं कर पाया। अभय जी, बात ये हो रही है कि जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है वहां पर बीजेपी के लिए मुसीबत है, और ये पहले तक की कहानी है। इस बार क्या कुछ उसमें बदलाव होने वाला है? कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बताइए, आंकड़ों के गणित। देखिए वीर जी, जी, ऐसा है कि अगर हम मुस्लिम सीटों का आकलन करें तो हमको डिफरेंट स्लैब में बांट के करना पड़ेगा। पहला तो स्लैब हमको बनाना पड़ेगा 50% प्लस जहां मुस्लिम वोटर, तो वहां पर बीजेपी का कोई स्टेस बनता नहीं है, बीजेपी को वहां कोई होती नहीं है। मैं बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे कम वोट आया है, जितने सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा सबसे कम वोट आया था लक्षद्वीप सीट पर 125 वोट आया था बीजेपी को, वहां 95% मुस्लिम वोटर है। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट आया था इंदौर सीट पर 10,68,569 वोट, और सबसे कम वोट आया था लक्षद्वीप पर 125 वोट आया था। तो 50% से ज्यादा जहां मुस्लिम वोटर थे वहां की तो बीजेपी का कोई पॉसिबिलिटी, कोई स्पेस ही नहीं बनता है। अब हम आते हैं उससे कम पर, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि 50% से कम पर आते हैं, तो जहां मेजोरिटी अब 30% से 50% के बीच में है, वहां पर क्या होता है कि मल्टीपल मुस्लिम कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहां पर बीजेपी को स्पेस मिल जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मालदा नॉर्थ की जो सीट है वेस्ट बंगाल में, पिछले बार एआईसीसी और कांग्रेस में वोट का विभाजन हुआ और बीजेपी चुनाव जीत गई। मालदा साउथ पर बीजेपी महज 8,000 वोट से चुनाव हारी थी, वहां पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट एआईसीसी के और कांग्रेस के आ गए थे और बीजेपी चुनाव जीतते जीतते 8,000 वोट से हार गई थी। तो इस तरह की जो परिस्थिति बनती है, तो जहां मल्टीपल मुस्लिम कैंडिडेट्स आ जाते हैं वहां पर बीजेपी के लिए स्पेस बनता है। लेकिन बीजेपी की असल प्रॉब्लम वहां नहीं है। मैं मानता हूं कि बीजेपी का असल प्रॉब्लम वहां है जब 20% से कम मुस्लिम वोटर है। कैसे, इसका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। ऐसा होता है कि जहां 20% से कम मुस्लिम वोटर है वहां भी 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोटर होते हैं ऑन एन एवरेज। जहां 20% से कम, 20% के आसपास जहां मुस्लिम वोटर थे, जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं कि नहीं वो तो साधारण है, लेकिन वहां भी साधारण नहीं है। वहां भी लगभग 2 लाख प्लस मुस्लिम वोटर 2.5 लाख के आसपास होते हैं और वहां एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होता। वहां पर सारे मुस्लिम लोगों का जो वोटिंग होता है वो एक खास कैंडिडेट जो बीजेपी के विरोध में होता है उसके पाले में जाता है। तो बीजेपी का मैं यह मान करके चलता हूं कि उन सब सीटों पर बीजेपी का ईवीएम खुलने के पहले लगभग -2 लाख उसका ये होता है। उसके बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मुस्लिम लोगों का व्यक्तिगत मैं ये भी बता रहा हूं कि मुस्लिम लोग थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली वोट करते हैं। आप 2014 और 2019 में उठा करके देखिए, सबसे ज्यादा वोट कहां हुआ था? धुबरी में 2014 में 88.36 और 2019 में 90.66% वोट हुआ था दोनों इलेक्शन में। तो लोग थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली वोट भी करते हैं। तो कहने का अर्थ बीजेपी के लिए अगर इस तरह की बात करें तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती है वहां पर, जहां पर अगर एक बात और अगर आप हमसे ये करें कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां शिया सुन्नी का भी चक्कर होता है। थोड़ा पिछले कभी लोकल इलेक्शन में एक दूसरे ग्रुप से फाइट होता है तो उसका असर ऊपर के इलेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जहां कम होते हैं, 5% होते हैं, वहां 5% ये सब होते हैं, वहां पर शिया सुन्नी सब कोई चक्कर नहीं होता है। तो बीजेपी को इनको इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन मोदी साहब के टाइम में एक बात देखने को मिला है कि ऐसा कुछ स्थिति बना हुआ है कि बीजेपी प्रॉब्लम को निकाल के आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर फिर भविष्य में प्रॉब्लम आ जाए, मैं इसके बारे में कुछ जी वीर जी अजय जी, अजय शुक्ला जी, जो कुछ भी अभी अभय कुमार कह रहे थे आप उससे कितने सहमत हैं? मतलब कम अगर परसेंटेज है मुस्लिमों की और वहां पर कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है तो भी बीजेपी के लिए मुसीबत, और अगर बहुत ज्यादा परसेंटेज है तो भी मुसीबत। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, मौके और परिस्थिति के मुताबिक मत होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उन चीज़ों को देखा जाता है। रही बात इस बार का, चूंकि हम 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें वो देखना होगा
इस दौरान जो मुसलमान जो चर्चा कर रहा है वो यही चर्चा कर रहा है कि साहब बुलडोजर सिर्फ हमारे ही घरों पे चलता था, हमारे ही घर अवैध होते थे, बाकी किसी के पड़ोस में यदि हिंदू का घर होता था तो वो अवैध नहीं होता था। इसी तरीके से उनकी शिकायतें हैं। जैसे मैंने कश्मीर वाला बताया कि यदि हिंदू कोई उसी तरह से अरेस्ट होता है तो साहब उसको आप कह देते हैं कि नहीं नहीं वो तो अच्छा है, लेकिन यदि कोई मुसलमान कहीं पर भी किसी घटना में अरेस्ट होता है तो आप उस पूरी कौम को बदनाम करते हैं। तो वही स्थिति है। तो जिस तरह के हालात हैं वो हालात कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। अब रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मामले में मुस्लिम गिरफ्तार हुआ, हिंदू भी गिरफ्तार हुआ, जो गिरफ्तार हुआ उनमें एक बीजेपी का भी है, तो अब उसे तो एनआईए ने जांच किया। तो ऐसी बात में जो हिंदू है और उसको तो आप कह देंगे नहीं, वो तो गिरफ्तार हुआ है, उसका सदस्य है भाई, उसका बरामद हुआ है, खुद आप गूगल कर लीजिए। मैं तो यही बात कह रहा हूं। और मैंने जो ये कहा था वहाँ अमरनाथ वाला वो मैं दिखा रहा हूँ। आप दिखाइए, किसका पोर्टल दिखाइए, नाम बताइए मुझे। तो आप पहले बताइए किसका पोर्टल है, आप गूगल बताइए। ये अमरनाथ में जो ब्लास्ट करने की साजिश, अरे मैं पोर्टल का नाम पूछ रहा हूँ, किस पोर्टल से आपने उठाया है खबर? अध्यक्ष था। अजय जी हाथ जोड़ के विनती है, किस पोर्टल को आप कोट कर रहे हैं बताइए। अरे आप पढ़ो ना ये। अरे मैं क्यों पढ़ूं? आपके हाथ में मोबाइल में कैसे पढ़ूं? तो मत पढ़िए, मत पढ़िए। पोर्टल कौन सा है? अब ये आपका काम है। बताइए ना, आपके हाथ में मोबाइल है, बता दीजिए मतलब कौन सा पोर्टल है ये पूछना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप किस न्यूज इंस्टीट्यूट को कोट कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि उसे ये जम्मू प्रांत का अल्पसंख्यक मोर्चा का और आईटी सोशल मीडिया सेल का प्रभारी था, तालिब हुसैन नाम है। तालिब हुसैन नाम सुन लीजिए, तालिब हुसैन। और ये अभी गूगल करिए, और ये छोटे मोटे चैनल की खबर नहीं है, इस देश के एक बड़े चैनल की खबर है। वही पूछना चाह रहे हैं आप, इसलिए मैं ये किसकी खबर है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ चैनल का नाम बताइए ना। नहीं आप कहेंगे, आप जो है आप इस तरह, मैं आपको बता रहा हूँ गूगल जो है, गूगल से अगर आप सूचना ले रहे हैं, अगर आप केवल गूगल से बिना ऑथेंटिकेट किए सूचना ले रहे हैं तो आप जो है स्वयं भ्रम में है और जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। गूगल पर कोई भी किसी भी पोर्टल से कोई सूचना अपडेट कर सकता है। हजारों की संख्या में चैनल बन गए हैं, हजारों की संख्या में पोर्टल बन गए हैं। कोई भी किसी प्रकार की मिसगाइडेड मिसाइल किसी चैनल के माध्यम से डाल सकता है। लल्लन टॉप की खबर है, देख लीजिए, टीवी टुडे ग्रुप का है। हाँ इंडिया, और देखिए सामने है। सुनिए उनको छोड़ दीजिए, वो किसी के दूसरे के हवाले से कह रहे हैं। के पहले आप संपादक बनिए। ये बताइए हाजी खान साहब, ये खबर कहीं नहीं है, राष्ट्रीय पत्रों में हम भी ऐसी उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। राकेश जी अभी वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कह रहे थे। सुनिए ना राकेश जी उधर छोड़ दीजिए तो उनके लिए उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात अभी कही। अजय जी मैं अतुल जी के पास भी आऊंगा, उससे पहले मैं हाजी खान साहब से कमेंट चाह रहा हूँ। अभी वो कह रहे हैं कि बड़ा सेलेक्टिव होकर बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर ही चलता है, कार्रवाई सिर्फ ऐसी होती है। क्या वाकई ऐसा आप लोगों को लगता है? देखिए रंजन जी, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। हम ये कहते हैं कि घटना कोई भी करे, देश राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए, राष्ट्र के विरोध कोई काम करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक मुसलमान कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक हिंदू कर रहा है उस पर नहीं। मैं पूछ रहा हूँ जो कहाँ पे हिंदू पे कहाँ पे हरियाणा में जो लोग मरे, लोगों के घर जले, लोगों के मकान तोड़ दिए गए 500 के, लेकिन जिन्होंने गोली चलाई उनका भी घर जला। जो पुलिस वाला गोली चला रहा था, जो मंदिर से गोली चला रहे थे, हम ये कहते हैं कि घृणा कोई भी फैलाए, राष्ट्र के अंदर हम सब हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान में रहने वाले 99% लोग मुसलमान भी कन्वर्टेड हैं। इस हिंदुस्तान के सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं, इसलिए हमें हिंदुस्तानियों को सारे भाईचारे के, हिंदू हमारा बड़ा भाई है और हम उसके छोटे भाई, यकीन हो के ना हो, बात तो यकीन की है।
हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमी, दूरी फैलाने वाला राष्ट्रहित भी हितैषी नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, किसी संस्था का हो। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम राष्ट्र से मोहब्बत करें, राष्ट्र से प्रेम करें, यही देशभक्ति है और यही राष्ट्रभक्ति है। अक्कू जी, क्या आपको भी आप इस बात को मानते हैं, जैसा कि वो आरोप लगा रहे थे कि कार्रवाई सेलेक्टिव होती है, मजहब को देख के होती है, बुलडोजर वगैरह? देखिए, कार्रवाई सेलेक्टिव होती है, ये आपके देखने के नज़रिए के ऊपर होता है। कानपुर में जो बदमाश मारा गया था दुबे, वो क्या था? अक्कू जी, विजय मिश्रा को भी जोड़ लीजिए, भदोही वाले। नहीं, विजय मिश्रा को जब अगर किया जाएगा तो जोड़ लेना। उनका भी किया गया, उनको भी तोड़ा गया, उनकी भी बिल्डिंग तोड़ी गई। हाँ, तो एक नहीं है, वो बहुत सारे नाम हैं। आप सिंगल आउट करने की कोशिश अगर करेंगे, मुस्लिम्स को या मुस्लिम्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। अब आप अगर आप संवेदना, संवेदना अगर आप अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ, संविधान में किसी का मर्डर करना भी नहीं कहा गया है, बिल्कुल फिर भी लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल है। क्यों किसी कत्ल क्यों कोई किसी उतार देगा? किसी का अधिकार नहीं। अक्कू जी की बात तो पूरी कर लीजिए। अरे अक्कू जी कुछ कह रहे हैं, उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। रक्षा करने के लिए बना अरे है। अक्कू जी को बात कंप्लीट कर। जी, मैं जो कह रहा हूँ, आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये कार्रवाई हो सकता है, ये देखने के नज़रिए में आपको लगे कि मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम के साथ ही हो रही है, लेकिन ये भी सही है कि दोनों पर कार्रवाई हो रही है। एक की कार्रवाई को एक वर्ग बहुत ज़्यादा उठा करके सामने लाने की कोशिश करता है, दूसरे की कार्रवाई को नहीं करता है। हिंदू मुसलमान अगर आतंकवादी है या आतंकी है तो वो कश्मीर में भी अगर हिंदू आतंकी है तो वो मारा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं मारा गया है। वो जो कन्वर्ट, आपने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया है, देश के 95% कन्वर्टेड है, ये भी क्या ज़रूरत है हमें बताने की, सबको पता है। लेकिन हिंदू मुसलमान करके अगर अपराधी, आज मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, योगी जी की सरकार में उन्होंने कुछ काम किया हो ना किया हो, लेकिन एक डर तो पैदा किया अपराधियों के साथ में कि अगर करोगे तो गोली पड़ेगी। कैसी पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, ये मुझे यहाँ चैनल में बताने की जरूरत नहीं है। अक्कू जी, ये जायज़ है, भारतीय संविधान में जायज़ है कि किसी को गोली मार दो। ये कौन से संवैधानिक धारा के एतबार से गोली मार दो? उससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हुई है, परसेप्शन ठीक हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश की जो एक इमेज बर्बादी वाली हम सब लोगों ने पिछले 60 साल में बनाई थी ना, आतंकियों की तरीके से, वो खत्म हुई है। गोरखपुर में मनीष को गोली मार दी होटल में, ये गलत, सही है? कोशिश हो रही है। बात कर रहे हैं सर अक्कू जी। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, एक घटना हो सकती है, जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें हमारी संवेदना आपके साथ हो सकती है, लेकिन इन जनरल अगर आप बात करेंगे, इन जनरल जो चाहे वो हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, वो अगर स्वतंत्रता के साथ घूम सकती है तो ज़्यादा बड़ी बात है। उसके लिए हम सबको किसी को बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही ताली बजानी चाहिए कि अरे वो तो ये अपराधी था तो मार दिया गया, नहीं अपराधी था तो मारा गया। एक ये भी बात सही कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन 60 साल पहले तक क्या होता था कि अगर आपके हाथ में ताकत है, मेरा खुद फ्लैट जो है वो एक भाई साहब ने, नाम नहीं लूँगा, वो कब्जा कर लिया, और लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि भाई चलो एक शिकायत करके किसी तरीके से हटवाया गया और आज हट गया। आज से 6-7 साल पहले मैं सोचता तो नहीं हट सकता था। सर, आप तो बनारस में संपादक रहे, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडों का राज चलता था, सारे उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया जो है सरकार चला रहे थे, और माफियाएं जो है मुख्यमंत्री माफियाओं के पीछे हाथ जोड़ के घूमता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बदल गई है। आज जो है राकेश जी सुनिए, अजय जी आपके पास, राकेश जी सुनिए, अब अपने पास टाइम की कमी है, इसलिए 30-30 सेकंड मिलेंगे हर किसी को क्लोजिंग रिमार्क के लिए। अजय जी सबसे पहले आप ही बोलिए। मैं ये कह रहा हूं 922 बुलडोजर की कार्रवाइयों में से 737 कार्रवाइयां मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं। तो साहब ये सरकारी आंकड़े हैं, यूपी सरकार के आंकड़े हैं। तो ये बताता है कि सेलेक्टिव है, और इस बात से सेलेक्टिव कार्रवाई से उसका गुस्सा
पूरे मुस्लिम समाज में है, क्योंकि इसका शिकार सबसे ज्यादा निचले तबके का ही मुसलमान हुआ है, बड़े तबके का उतना नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा उसी के यहाँ परेशानी आई है, उसी के ढाबे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, बड़ी संजीदगी के साथ निवेदन कर रहा हूं और सबसे कर रहा हूं। आप रोज का अखबार उठा लीजिए और जो डे टू डे क्राइम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन देखिए, कितने प्रतिशत किस मजहब के लोग उसमें क्रिमिनल के रूप में सामने आ रहे हैं। जब आप क्राइम में आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा क्रिमिनल आप जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा निकलवा लीजिए। हत्यारे, बलात्कारी, सब प्रकार से अपराध करने वाले लोग, सबसे चोरी करने वाले, राकेश जी आपका टाइम अप होता है। राकेश जी सुनिए, राकेश जी लगातार क्राइम कर रहे हैं और कोई उसको जो है रोकने वाला नहीं है। अगर शासन कड़क नहीं होगा, शासन कार्रवाई नहीं करेगा तो इन लोगों का मन बढ़ जाएगा। इसलिए सख्ती से कुचल दिया जाना चाहिए। सुनिए ठीक है अजय जी आपकी बात सुनिए। हाजी खान साहब ये कुछ कह रहे हैं कि चूंकि क्राइम में पार्टिसिपेशन ज्यादा है इसीलिए कन्विक्शन भी ज्यादा है, कार्रवाई भी ज्यादा वहाँ हो रही है। देखिए हिंदुस्तान में 3000 अपराध पर डे होते हैं, इनको कितनी जानकारी है मुझे, मैं भी अरे आप पढ़ लीजिए अखबार रोज का। मैं कह रहा हूँ आज का अखबार उठा लीजिए। तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और मेहमा है, तभी तो नाजियों की साजिशें अपना रहे हो तुम, मगर वो वक्त आएगा कि तुमसे कौन पूछेगी ये कैसी कत्लगाहों की तरफ ले जा रहे हो। आज जो आप बोल रहे हो कल वही काटना पड़ेगा। आप जो आज कर रहे हो वो कल आपके साथ भी होगा। कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है। जो गलत कर रहे हो अरे शासन चाहिए कड़क, कल भी वही होगा। शासन चाहिए और जमीन नहीं आसमान से उठा करके समाप्त कर दो। हमारे देश का बुलडोजर तो संविधान नहीं है, चलना चाहिए। हमारे देश का कानून है, उसके खिलाफ उन लोगों को, अपराधियों को सजा मिलना चाहिए। अपने हाथ में जो कानून लेगा कल उसका जवाब उसको देना मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, इसीलिए हो। राकेश जी अब थोड़ा सा आप अपना गदाधारी भीम वाला जो है तेवर थोड़ा शांत कर लीजिए। मेरे पास टाइम की कमी है, इसीलिए आज हम यहीं पे रुकेंगे। अगले हफ्ते फिर एक और संपादक सम्मेलन के साथ हाजिर होंगे और हमारे पास एक से बढ़कर एक मेहमान होंगे जो अपनी राय आप तक रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।